गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा म्यूचुअल फंड, है ना। एंड आई थिंक ये थर्ड पार्टीज चल रही थी, पार्टीज़ इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, और वी कैन से जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो हमारी चल रही थी। उसमें 3 हो चुकी थी अप टू एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, है ना। उसके बाद देखिए फोर्थ वन हमारा आता है कस्टडियन। अब देखो नाम से पता चल रहा है कस्टडियन मतलब जो कस्टडी करता है किसी भी चीज़ की, या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जिसकी कस्टडी में रहती है। तो उसी तरह से जो म्यूचुअल फ़ंड है उसमें कस्टडियन एक ऐसा पर्सन है जो कि यूनिट होल्डर्स, जो म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट होल्डर्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो संभाल कर रखता है, उनको वो अपनी कस्टडी में रखता है ना। तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करना, और जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको संभाल कर रखना, है ना। और इसी तरह से मेंटेन करना अकाउंट्स को कि किसके पास क्या है, और ये देखना कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहें, है ना। ये काम होता है कस्टडियन का। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है कस्टडियन की, कस्टडियन इज़ डिफाइंड अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। कैसे डिफ़ाइन किया है? एज अ पर्सन। कस्टडियन कौन होता है? एक पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, जिसको एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कैरी ऑन द बिज़नेस ऑफ कस्टडियन, कि जिसको कस्टडियन का जो बिज़नेस है वो कैरी ऑन करने के लिए परमिशन मिलती है बाय गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1996। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कस्टडियन कौन है। एक ऐसा पर्सन है जिसको कि एक सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का कि वो एज ए कस्टडियन म्यूचुअल फंड का कस्टडियन की तरह पे काम कर सकता है। आप देखो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टडियन, या क्या क्या उसके फंक्शन हैं। तो सबसे पहला, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके अकाउंट को ये मेंटेन करता है, मतलब किसके पास कितनी सिक्योरिटी हैं, कौन कौन से यूनिट होल्डर हैं, उसको मेंटेन करता है। सेकंड, कलेक्ट द बेनिफिट्स और राइट्स एक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, कि कितना आपको डिविडेंड मिलना है, कितनी आपको रिटर्न्स मिलनी है ना। तो उसका रिकॉर्ड भी ये रखता है कि किसको क्या क्या देना है, क्या क्या दे चुके हैं और कितना ड्यू है। एंड थर्ड वन देखिए, मेंटेन एंड रिकनसाइल द रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी, कि जो सिक्योरिटी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, कि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं, तो ये हेल्प करता है उन सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने में, है ना, इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। एंड प्रिवेंट एनी मैनिपुलेशन, कि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो, उसको भी रोकता है। या डेवलपमेंट होता है कोई शरारत, कोई मिसचीफ, है ना। तो कोई शरारत ना हो, कोई रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो ये इसकी कस्टडी में रहता है ना सारा रिकॉर्ड। तो कस्टडियन का काम यही है कि जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड है, उसकी सिक्योरिटीज़ को संभाल के रखना। तो कस्टडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड कैन नॉट एक्ट एज स्पॉन्सर, कि वो स्पॉन्सर की तरह काम नहीं कर सकता या ट्रस्टी की तरह काम नहीं कर सकता ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी। आप देखो ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं सेबी की विद रिगार्ड टू कस्टडियन। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टडियन, कि कस्टडियन की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसी होती है। फर्स्ट वन, म्यूचुअल फंड शैल अपॉइंट ए कस्टडियन टू कैरी आउट द कस्टडियन सर्विसेज फॉर स्कीम ऑफ फंड एंड सेंड इंटीमेशन ऑफ द सेम टू द बोर्ड, कि जैसे ही जो कस्टडियन है उसकी अपॉइंटमेंट करता है म्यूचुअल फंड, उसकी इन्फॉर्मेशन वो किसको भेजेगा? सेबी को, बोर्ड को 15 दिन के अंदर, 15 डेज़ का टाइम होता है उसके अंदर, अपॉइंटमेंट के 15 डेज़ के अंदर अंदर सेबी को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सेकेंड जो है वो क्या रूल है, प्रोविज़न है, नो कस्टडियन इन विच स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट होल्ड 50% और मोर ऑफ वोटिंग राइट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कस्टडियन, मतलब जो कस्टडियन वो नहीं हो सकता, वो पर्सन नहीं हो सकता जो किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर है, या उसी कंपनी के 50% शेयर उसके पास हैं, या उसी कंपनी का वो स्पॉन्सर है या ट्रस्टी है ना। तो ऐसा पर्सन कस्टडियन के तरह काम नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए एग्रीमेंट विद कस्टडियन, रेगुलेशन 27 क्या बताता है कि म्यूचुअल फंड शैल एंटर इनटू ए कस्टडियन एग्रीमेंट, कस्टडियन एग्रीमेंट के साथ मतलब वो एंटर करेंगे, मतलब उनका एक एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है विद कस्टडियन विच कंटेन द क्लोजेज विच आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ कस्टडियन, जो ज़रूरी होता है। अब ये क्या बताता है एग्रीमेंट कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टडियन, ये कैसे होगा?
है ना, शैल बी एंटर्ड इनटू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी, कि कस्टडियन रखने से पहले आपको एग्रीमेंट करना होता है कस्टडियन के साथ, और उस एग्रीमेंट में वो सारी बातें लिखी होती हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और ट्रस्टीज़ की अप्रूवल के बिना इनका जो है वो कस्टडियन को नहीं रखा जा सकता। और जैसे बताया 15 डेज़ के अंदर अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन किसको भेजनी होती है, सेबी को भेजनी होती है कि आपने इस कस्टडियन को रख लिया है। तो ये कुछ प्रोविज़न्स थे रिगार्डिंग कस्टडियन, या कस्टडियन कौन होता है और क्या काम करता है। अब आपके ये जो सेबी के प्रोविज़न्स थे, सेबी की जो गाइडलाइंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूरा 16 मार्क्स का यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो ये आपने चारों जो पार्टीज़ हैं जो भी बताई, इन चारों पार्टीज़ के बारे में आपने बताना है ना। एक स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टडियन, ये जो 4 पार्टीज़ हैं ये आपने यहाँ पर इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, कि म्यूचुअल फंड स्कीम में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं यूनिट्स में, तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। तो ब्रॉडली देयर आर 2 आस्पेक्ट जिसके बेस पर जो है इवोल्यूशन किया जाता है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को देखते हैं कि आपका अमाउंट कितना बढ़ा, जैसे डिविडेंड की फॉर्म में आपको कितनी रिटर्न मिली, या इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में। और सेकंड हो सकता है कि आपकी कैपिटल बढ़ गई हो, आपने लगाए थे 40,000, आपको मिले 50,000, है ना, तो 10,000 आपको कैपिटल में अप्रिसिएशन मिला। तो इस तरह से इसका इवैल्यूएशन हो सकता है। तो फर्स्ट देखिए क्वांटिटेटिव, इन्वेस्टर्स कैन नॉट स्पेकुलेट, इन्वेस्टर तो स्पेकुलेट नहीं कर सकते, है ना, और ना ही वो कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड को ख़रीद कर या बेच कर कुछ प्रॉफिट अर्न करें। इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है बाय द इन्वेस्टर्स ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहला जैसे बता रही थी अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, है ना, तो जो है वो अप्रिसिएशन हो सकता है। और वो जैसे बताया कि 2 तरीके से हो सकता है, एक तो डिविडेंड की फॉर्म में और एक कैपिटल अप्रिसिएशन की फॉर्म में। तो इन 2 तरीक़ों से हम जो है वो निकाल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला, कैपिटल में कितना अप्रिसिएशन हुआ, जैसे आपने पहले 40,000 के म्यूचुअल फंड परचेज़ किए थे, अब वो 50 के हो चुके हैं, तो 10,000 आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, प्लस जितना डिविडेंड रिसीव किया आपने थ्रू आउट द टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू इन द बिगनिंग, कि बिगनिंग में उसकी वैल्यू क्या थी। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं कि आपको कितना गेन हुआ। यह सेकंड फार्मूला है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड माइनस नेट एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग। एक तो डिफरेंस आप ले लेंगे कि दोनों में वही आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ही हो गया, कि स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू कितनी थी और एंड में उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू इन द बिगनिंग। तो कैपिटल अप्रिसिएशन को इन्होंने खोल दिया, नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ले ली और एट द बिगनिंग ले ली, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल अप्रिसिएशन। सेकंड देखो इनकम रेशियो, कि इनकम रेशियो भी इंडिकेट करता है कि अर्निंग पोटेंशियल इस स्कीम का, म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा है ना। तो अर्निंग पोटेंशियल क्या है वो इससे पता चलता है। वो कैसे निकलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट, है ना। एक फार्मूला तो यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी हुई डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट, मतलब वही नेट एसेट एट द बिगनिंग और एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। ये सेकंड फार्मूला आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जितना डिविडेंड आपने रिसीव किया, है ना, थ्रू आउट द टाइम, जितना टाइम आपने म्यूचुअल फंड रखा, डिवाइडेड बाय जैसे एवरेज नेट एसेट था, यहाँ पे आपका आ जाएगा NAV इन द बिगनिंग, NAV एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेटर द रेशियो बेटर इट इज़, है ना, जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना ये अच्छा होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में ये पता चलता है कि हाउ इफ़ेक्टिवली द स्कीम इज़ बीइंग मैनेज्ड इज़ इंडिकेटेड बाय द एक्सपेंस रेशियो, कि कितना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, रिटर्न्स बढ़ेंगी। तो ये कैसे निकाला जाता है, टोटल एक्सपेंसेस जितने हुए डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द साइज़ ऑफ द स्कीम। अगर स्कीम का साइज़ लार्जर होगा, लेसर विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द स्कीम, है ना, उसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो कम होगी। एंड इफ़ द साइज़ ऑफ स्कीम रिड्यूसेस इट विल इंक्रीज पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जैसे आपको पता है एक्सपेंडिचर कुछ फिक्स नेचर के होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो अगर आप साइज़ छोटा कर लेंगे
तो एक्सपेंडिचर तो वो होने ही है। तो अगर साइज़ बड़ा होगा तो आपका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। एंड अ लोअर एक्सपेंस रेशियो इंडिकेट द एफिशिएंसी, कि आप एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं विद विच द स्कीम इज़ बीइंग मैनेज्ड। तो आई थिंक ये तीनों रेशियो क्लियर हो गए होंगे कि जैसे बताया फर्स्ट रेशियो में अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली जाती है ना, जिसमें आप लेते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू। सेकंड रेशियो हमारा है इनकम रेशियो, जिसमें हम ये देखते हैं हमने इनकम कितनी जनरेट करी इस म्यूचुअल फंड से, वो निकालते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट, है ना। और नेक्स्ट हमारा फार्मूला था एक्सपेंस रेशियो, ये जितना कम होगा लोअर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये तीनों रेशियो से हम जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब देखो क्वालिटेटिव में क्या देखा जाएगा, क्वालिटी, और वी कैन से हाउ मच सर्विसेज हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय द ट्रस्ट, कितने सर्विसेज प्रोवाइड करी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, है ना, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो उनको टाइमली मिली या नहीं मिली। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्वालिटी देखी जाएगी। इवोल्यूशन अगर किया जाता है तो ये देखा जाएगा कि वेदर इन्वेस्टर्स आर सेटिस्फाइड और नॉट। अब देखो इसमें क्या देखा जाएगा कि जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछला एक्सपीरियंस क्या है। प्रॉम्प्टनेस विद विच रिस्पॉन्स इज़ गिवन टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने आपसे कुछ डिमांड करी, आपने बहुत जल्दी उसको पूरा कर दिया, तो इट मीन्स आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पूरा कर रहे हैं या आपकी जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो अच्छी है। लोकेशन ऑफ कलेक्शन सेंटर्स कहाँ पर हैं, मतलब अप्रोचेबल हैं या नहीं हैं। टाइमली रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स, कि म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं अगर उनका कुछ टाइम फिक्स किया गया है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उनका रिडम्पशन होना है, तो वो भी हुआ है या नहीं हुआ है। यूनिट सर्टिफिकेट टाइमली डिस्पैच हुए या नहीं हुए, है ना। एफिशिएंसी विद विच अ रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एड्रेस इज़ मेट, कि यूनिट होल्डर चाहता था कि एड्रेस चेंज कर दिया जाए, तो वो टाइमली हुआ या नहीं हुआ, है ना। कन्वीनियंस और टाइम टेकन इन स्विचिंग ओवर टू अदर स्कीम, कि अगर कोई वो कन्वर्ट करना चाहते थे अपने म्यूचुअल फ़ंड को तो वो इजीली हो पाया या नहीं हो पाया। और अगर कोई मतलब डिस्प्यूट था, इन्वेस्टर का कोई ग्रीवेंस है, कोई मामला है, तो उसका रिड्रेसल करने में, निपटारा करने में कितना टाइम लगा, है ना। कोई कंप्लेंट है इन्वेस्टर्स की तो उसको कितने टाइम में सॉर्ट आउट किया गया। डिविडेंड है या कोई भी इनकम की फॉर्म में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो टाइमली उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं। तो इस तरह की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं, इससे हम इवेल्यूट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड को कि अगर इन सब का जो आंसर है वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो म्यूचुअल फ़ंड है वो इफ़ेक्टिव है ना। तो ये हमारा था कि इसका इवेल्यूशन कैसे किया जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्चिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कि जो म्यूचुअल फ़ंड है वो टाइम टू टाइम नई नई स्कीम्स लॉन्च करती रहती है ना। तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं सेबी की, कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं जो कि इनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्कीम, कि अगर कोई स्कीम म्यूचुअल फ़ंड लॉन्च कर रही है ना, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, ट्रस्ट का और बोर्ड का, है ना। जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई स्कीम लॉन्च करना चाहती है तो कोई भी स्कीम बिना ट्रस्ट की परमिशन के या बिना बोर्ड को इन्फॉर्म किए आप चालू नहीं कर सकते। ये फर्स्ट गाइडलाइन है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले ट्रस्ट से परमिशन लेगी, अप्रूवल लेगी और कॉपी भेजेगी किसको, बोर्ड को, सेबी बोर्ड को। सेकेंड, कोई भी स्कीम नई लॉन्च करते हैं तो ये फ़ीस है फाइलिंग की 1 लाख रुपए जो इनको सबमिट करानी होती है विद द ऑफर डॉक्यूमेंट, और ऑब्वियसली सेबी के पास, ठीक है। तो ये था फर्स्ट प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ न्यू स्कीम। सेकेंड है डिस्क्लोज़र इन ऑफर डॉक्यूमेंट, कि ऑफ़र डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ डिस्क्लोज़ होना चाहिए जो कि इन्वेस्टर्स को डिसीज़न लेने के लिए ज़रूरी है। कि कोई भी न्यू अगर यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं तो उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ होनी चाहिए, विच आर एडिक्वेट इन ऑर्डर टू एनेबल द इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, कि वो परचेज़ करे या ना करे। सेकेंड थिंग इसने बताया कि द बोर्ड मे इन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर रिक्वायर द एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू कैरी आउट सच मॉडिफिकेशन, कि आप सेबी के पास भी ऑफर डॉक्यूमेंट भेजेंगे, है ना। जब वहाँ भेजेंगे तो सेबी भी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कह सकता है, और अगर वो कहता है तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड प्रोविज़न क्या बताता है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन सेबी नहीं बताता तो जब अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो ऑफ़र डॉक्यूमेंट 21 डेज़ के अंदर अंदर वो बोर्ड के पास सेंड करेगा,
है ना। अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं बताई तो फिर 21 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट है वो सेबी के पास वो भेजेगा, बोर्ड के पास भेजेगा। एंड नो वन शैल इशू एनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अनलेस द फॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम, कि कोई भी फॉर्म ऐसा अप्लाई नहीं किया जाएगा या कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा जो बिना मेमोरेंडम के हो। तो फॉर्म होना चाहिए अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम, है ना। तो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिना मेमोरेंडम के जो है वो फॉर्म को इशू नहीं कर सकती, ऑफर डॉक्यूमेंट या न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर लिस्टिंग उसकी हुई है तो लिस्टिंग करानी है तो उसका जो है वो डिस्क्लोज़र होना चाहिए कि आपने जो लिस्टिंग कराई है वो कहाँ कराई है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कराई है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे रिगार्डिंग डिस्क्लोज़र कि ऑफ़र डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन। अब रेगुलेशन 29A क्या बताता है कि जब भी आप कोई ऑफ़र डॉक्यूमेंट निकालें तो आप इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दें कि वो अपने मतलब नॉमिनेट कर सकती है किसी भी पर्सन का नाम। अगर कोई सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो नॉमिनेट करेगा किसी पर्सन का नाम कि अगर सपोज़ यूनिट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर कौन उसका ऑनर होगा, है ना, वो जो यूनिट है वो किसको जाएंगी। और अगर किसी ने जॉइंटली परचेज़ किया है, जॉइंट यूनिट होल्डर हैं, तो फिर तो भी एक पर्सन का नाम नॉमिनेट उनको करना होगा कि उसके बाद वो किसको जो है वो राइट है उन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को यूज़ करने का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोविज़न आता है एडवर्टाइजमेंट मटेरियल कि रेगुलेशन 30 क्या बताता है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट भी दी जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्कीम शैल बी इन कंफर्मिटी विद द एडवर्टाइजमेंट कोड। जो एडवर्टाइजमेंट कोड है स्पेसिफाइड है अपेंडिक्स बी में, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा किया जाना चाहिए। और फिर बोर्ड के पास भी आपने सबमिट करना है विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कि जब ये इशू हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड को भी इन्फॉर्म करना है। और एडवर्टाइजमेंट फॉर ई स्कीम शेल डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि उसके अंदर सारी बातें होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है उसके ऑब्जेक्टिव भी एडवर्टाइजमेंट में बताया जाना चाहिए और मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट प्रोविज़न हमारा यही है रेगुलेशन 31 कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर या ऑफ़र डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर ना बताई गई हो, है ना, कुछ छुपाया ना गया हो, कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना हो। अगर होगा तो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम, कि अगर कोई स्कीम ऐसी है मतलब म्यूचुअल फंड की जो क्लोज एंडेड स्कीम है तो उससे रिलेटेड ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। एक तो ये कि लिस्टिंग करानी है उनको विद इन द 6 month, कि जब उन्होंने न्यू स्कीम क्लोज एंडेड स्कीम उन्होंने लॉन्च करी तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको लिस्टिंग करानी है। अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो 6 month का टाइम है। और देखो प्रोवाइडेड दैट लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम शैल नॉट बी मैंडेटरी, किसके लिए मैंडेटरी नहीं होगी। सबसे पहला, इफ़ द सेड स्कीम प्रोवाइड फॉर पीरियोडिकल रीपरचेज फैसिलिटी, कि अगर ये रीपरचेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप दोबारा भी उसको परचेज़ कर सकती हैं म्यूचुअल फंड, तो फिर उसके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड है, इफ़ द सेड स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मंथली इनकम, कि अगर मंथली इनकम प्रोवाइड कर रही है जैसे वुमेन को, चिल्ड्रन को या जो विडोज़ हैं, विंडो नहीं है विडो है ये, विडो और फिज़िकली जो हैंडीकैप है उनके लिए, तो फिर यहाँ पर भी लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। एंड थर्ड, इफ़ द डिटेल ऑफ सच रीपरचेज फैसिलिटी आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड, कि जो रीपरचेज फैसिलिटी है वो क्लियरली बता दी गई है ऑफर डॉक्यूमेंट में तो भी ज़रूरी नहीं है। इफ़ द सेड स्कीम ओपन फॉर रीपरचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 month फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि रीपरचेज खुला है। और कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम इसके अंदर अगर है तो भी लिस्टिंग करानी मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज़ जो क्लोज एंडेड स्कीम है म्यूचुअल फंड की उनकी लिस्टिंग करवानी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन आता है रीपरचेज ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम, रेगुलेशन 33। अब ये क्या बताते हैं कि जो क्लोज एंडेड स्कीम है जनरली वो एक ऐसी स्कीम होती है म्यूचुअल फंड की जिसमें कि मतलब जो मैच्योरिटी का पीरियड है, रिडम्पशन का पीरियड है वो दिया होता है कि आप इतने टाइम बाद अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको रिडीम कर सकते हैं, है ना। और उससे मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि कभी आप परचेज़ कर लें कभी आप सेल कर लें, बट ये कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें बताया है कि रीपरचेज़ भी हो सकता है क्लोज एंडेड स्कीम में, जो रेगुलेशन 33 बताता है।
फर्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिट्स ऑफ ए क्लोज एंडेड स्कीम अदर देन दोज ऑफ एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसको छोड़ दिया जाए। तो जो क्लोज एंडेड स्कीम है उसमें लॉन्च्ड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2009 शेल नॉट रीपरचेज बिफोर द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। सिर्फ इसको छोड़कर जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को दोबारा से रीपरचेज नहीं कर सकता जब तक कि उसका मैच्योरिटी पीरियड ना आ जाए। सेकेंड प्रोविज़न क्या बताता है कि द यूनिट्स ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम रेफर्ड टू इन प्रोविज़न टू रेगुलेशन 32, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा 32 प्रोविज़न, उससे अगर आता है तो मे बी ओपन फॉर सेल और रिडम्पशन एट फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड इंटरवल इफ़ मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट of sale or redemption of units and periodicity of such sale or redemption have been disclosed in offer document। कि अगर वो 32 रेगुलेशन में आता है तो इनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको दोबारा से रीपरचेज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फ़िक्स्ड प्री डिटरमाइंड इंटरवल पीरियड गिवन होता है कि किस टाइम पर इनका रिडम्पशन होगा, है ना। अब देखिए थर्ड क्लोज, द यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम में बी कन्वर्टेड इनटू ओपन एंडेड, कि उसको आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐसा कन्वर्जन की ऑप्शन आपको दी गई है और उसको डिस्क्लोज़ किया गया है कि आप इसको इतने टाइम में आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप इसको क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। सेकेंड है, अगर यूनिट होल्डर आर प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन, अगर उनको ऑप्शन दी जाती है कि आप रिडीम करा सकते हैं, है ना, इन क्लोज एंडेड सिक्योरिटीज़ को, तो फिर आप इसको रिडीम भी करा सकते हैं। और थर्ड प्रोविज़न है, द इनिशियल इशू एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम लॉन्च प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ, ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है म्यूचुअल फंड 2008 हैव बीन अमोर्टाइज्ड फुल्ली इन अकॉर्डेंस विद द 10th शेड्यूल, कि इसके जो इशू एक्सपेंडिचर है, जनरली हम इशू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर इसने बताया है कि उसको उसी हिसाब से उसको जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस को। उसके बाद देखिए इसने बताया ए क्लोज एंडेड स्कीम शैल बी फुल्ली रिडीमेबल एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, कि अगर ऐसा कोई क्लोज नहीं है तो जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है 3 साल 4 साल, उसके बाद इनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। तो ये हमारा था कि रीपरचेज क्लोज एंडेड स्कीम का जो रेगुलेशन 33 कि कब कब उसको रीपरचेज किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ऑफरिंग पीरियड। ऑफरिंग पीरियड अगर जो इनिशियल ऑफरिंग पीरियड है वो आपका आता है 15 डेज़, कि कोई भी स्कीम म्यूचुअल फ़ंड की अदर देन इनिशियल ऑफरिंग पीरियड ऑफ एनी इक्विटी लिंक्ड, ये पहले भी आया था सेविंग स्कीम, इसको छोड़कर वो 15 दिन से ज़्यादा के लिए ओपन नहीं रहेगा। तो जो ऑफरिंग पीरियड है वो कितना टाइम रहेगा, 15 डेज़, जितने टाइम में जो यूनिट होल्डर हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन आता है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स एंड रिफंड ऑफ मनी। अब इसमें वही बात आती है कि जैसे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं तो उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, तो यहाँ भी कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो ये म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ये देखना है कि म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट्स के लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो उनको रिसीव हो गया हो, है ना। और सेकेंड, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी वो मेंशन करेंगे कि जो है वो कितना, मतलब एप्लीकेंट्स को कितना अमाउंट के यूनिट्स उनको दिए जाएंगे, है ना। तो जो म्यूचुअल फ़ंड है एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है शैल बी लायबल टू रिफ़ंड, कि जिनको म्यूचुअल फ़ंड नहीं दिए तो उनको वो अमाउंट रिफ़ंड करना पड़ेगा विद इन 5 वर्किंग डेज़, कि 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इनको जो है वो इनका अमाउंट वापस करना पड़ेगा, जितने यूनिट्स के लिए उनको म्यूचुअल फ़ंड नहीं दिए गए, जो एक्सेस अमाउंट था। और अगर वो नहीं देते तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो 5 वर्किंग डेज़ के बाद इनके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट, है ना, विद इंटरेस्ट इनको फिर अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यूनिट सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। रेगुलेशन 36 क्या बताता है कि जिनको सिक्योरिटीज़ इशू नहीं हुई, यूनिट्स इशू नहीं हुई, उनको तो आपने रिफ़ंड दे दिया, लेकिन जिनको सिक्योरिटीज़ इशू की गई हैं उनको यूनिट सर्टिफिकेट विद इन द 5 वर्किंग डेज़ ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, है ना, 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर उनको यूनिट सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना, जैसा भी वो चाहते हैं यूनिट होल्डर, कि अगर उन्होंने डीमेट अकाउंट खोला हुआ है और सॉफ्ट कॉपी डीमेटेलाइज्ड फॉर्म में वो चाहते हैं तो फिर 5 दिन के अंदर अंदर उनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी भेजना होगा।
और अगर वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब आपको यूनिट होल्डर की रिक्वेस्ट मिलती है कि वो स्टेटमेंट चाहते हैं म्यूचुअल फ़ंड की, तो 2 वर्किंग डेज़ के अंदर, 2 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर उनको जो है वो रिप्लाई करना होगा और उनको स्टेटमेंट या जो यूनिट सर्टिफिकेट है जिसके लिए अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो उनको वो पहुंचाना होगा, उनको वो इशू करना होगा, है ना। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ज़रूरी होता है वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट बनाए, है ना, और उसको जो है वो प्रेजेंट करे बिफोर द बोर्ड बिफोर द 10th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, कि हर जो अगले महीने में 10 तारीख तक 10th डेट तक इनको अपना एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी होती है जिसमें पूरी डिटेल बतानी होती है कि इस टाइम म्यूचुअल फ़ंड के जो यूनिट्स हैं वो किस किस के पास हैं और कितने कितने हैं, है ना। तो पूरी इनको स्टेटमेंट बनाकर इनको प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट रेगुलेशन देखिए 37, वो आता है ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स। तो जैसे आपको पता है जैसे शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं, ऐसे कुछ यूनिट्स भी ऐसे होते हैं म्यूचुअल फ़ंड के जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। तो यूनिट सर्टिफिकेट अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड, जब तक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो या कोई प्रोहिबिशन ना हो, शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफरेबल है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो यूनिट हैं म्यूचुअल फ़ंड के, यूनिट सर्टिफिकेट है वो फुल्ली ट्रांसफरेबल है। सेकेंड देखिए इसी का ही प्रोविज़न है फर्स्ट ए कि यूनिट होल्डर इन क्लोज एंडेड स्कीम लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हु डिज़ायर्स टू ट्रेड इन यूनिट्स शैल होल्ड यूनिट्स इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, कि एक यूनिट होल्डर जो कि अपनी मतलब डीलिंग चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपने यूनिट्स को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में भी रख सकता है। सेकेंड प्रोविज़न देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी शेल ऑन प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी जब उनके सामने एक ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, टुगेदर विद द रेलेवेंट यूनिट सर्टिफिकेट रजिस्टर द ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र को रजिस्टर करेगी और यूनिट सर्टिफिकेट को रिटर्न कर देगी जिसमें वो जो किसको देगी, वो ट्रांसफ़री को, है ना। तो विद इन द 30 डेज़ का टाइम है कि अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी और आपको नया जो यूनिट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देगी और इसकी इंफॉर्मेशन वो सेबी को भी भेजती है ना। तो पूरी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वो भेजी जाती है जैसे बताया एवरी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रेगुलेशन आता है 38 जो कि बताता है गारंटेड रिटर्न के बारे में। तो कोई गारंटेड रिटर्न नहीं दी जाती, शैल बी प्रोवाइडेड इन अ स्कीम, जब तक कि अनलेस सच रिटर्न आर फुल्ली गारंटेड बाय द स्पॉन्सर, जब तक कि स्पॉन्सर ने या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई गारंटी ना दी हो तब तक कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। या अनलेस ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, कि किस पर्सन ने आपको गारंटी दी है रिटर्न की। जनरली इसमें रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, अगर है तो फिर उसमें ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि गारंटी देने वाला पर्सन कौन है, स्पॉन्सर है या ट्रस्टी है या कोई और पर्सन है। द मैनर इन विच गारंटी इज़ टू बी मेट हैज़ बीन स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट, तो जैसे भी मिली है वो ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम लॉन्च की जा सकती हैं। कब की जा सकती हैं? अगर जो स्कीम की यूनिट है, यूनिट ऑफ द स्कीम आर रेटेड बाय ए रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं अगर वो इनकी क्रेडिट रेटिंग कर रही है यूनिट्स की, तो फिर यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कुछ नया क्लोज डाला जा सकता है। अब उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी स्कीम कैसी होनी चाहिए, क्लोज एंडेड होनी चाहिए, है ना, और देयर इज़ कंप्लायंस विद सच अदर रिक्वायरमेंट, बाकी जो अदर प्रोविजंस हैं उसको भी फॉलो किया गया हो, तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड जो स्कीम है वो लॉन्च की जा सकती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। तो आई थिंक ये हो गया होगा क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप। रेगुलेशन 39 बताता है कि वाइंडिंग अप कैसे किया जा सकता है। तो जो क्लोज एंडेड स्कीम है उसका वाइंडिंग अप ऑब्वियसली कब होगा, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, है ना। तो रिडम्पशन ऑफ यूनिट तभी होगा जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन फिक्स्ड इन द स्कीम, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर इसको रोल्ड ओवर किया गया है तो फिर इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इसका रिडम्पशन किया जाएगा। सेकंड बताता है स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में बी वाउंड अप आफ्टर रीपेइंग द अमाउंट ड्यू टू यूनिट होल्डर। ऑब्वियसली इसका वाइंड अप तभी होगा जब आप उनकी पेमेंट कर देंगे, है ना। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच इन ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी रिक्वायर द स्कीम टू बी वाउंड अप, है ना, कोई भी इवेंट हुआ या 75% जो यूनिट होल्डर हैं वो ये चाहते हैं कि इसका वाउंड अप कर दिया जाए,
तो भी मेजॉरिटी अगर चाहती है तो उसका वाउंड अप पहले भी किया जा सकता है, या बोर्ड इनको डायरेक्ट करता है कि फॉर द सेक ऑफ यूनिट होल्डर्स, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स इसका वाउंड अप किया जाए तो भी किया जा सकता है, मतलब पहले भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जैसे बताया कि इसका जो वाउंड अप है वो अगर पहले किया जाता है तो 2 डेली जो न्यूज़पेपर हैं उसमें इसकी ऐड देनी होगी, ताकि जिनके पास भी ये यूनिट हैं वो अपने पेमेंट लेने के लिए आ सकें, और इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे बताया बोर्ड को भी भेजनी पड़ेगी और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। आप देखिए रेगुलेशन 40 क्या बताता है, इफ़ेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, कि वाइंडिंग अप का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा कि सीज टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्कीम, कि अगर जो वाउंड अप हो गया उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई बिज़नेस चल रही है तो उसको भी सीज़ करना पड़ेगा, है ना। और इस तरह की जो यूनिट्स हैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा जो मार्केट में अगर हैं, एंड सीज टू इशू और रिडीम यूनिट्स इन द स्कीम, है ना। नई जो इसी स्कीम में नई जो यूनिट्स है वो इशू नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ वाइंडिंग अप। रेगुलेशन 41 क्या बताता है कि जो ट्रस्टी है वो एक मीटिंग कॉल करेगा, ये इसी से रिलेटेड है, वाइंडिंग अप से रिलेटेड, कि वो एक मीटिंग कॉल करेगा यूनिट होल्डर्स की भी, और जो मेंबर्स हैं वो भी उसमें आएंगे, और उसके बाद मेजॉरिटी से जो ट्रस्टी है वो डिसीज़न लेगा कि जो है वाइंडिंग अप किया जाए। अब देखिए कौन कौन से स्टेप्स वो उठाएगा। ट्रस्टी और द पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 शेल डिस्पोज ऑफ द एसेट, जितने भी एसेट हैं इस स्कीम से रिलेटेड सबको वो सेल कर देगा, है ना, ताकि यूनिट होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जितने भी इस अमाउंट से एसेट परचेज़ की गई थी उन सबको सेल किया जाएगा। फिर जो सेल से जो अमाउंट मिलेगा उससे अगर कोई लायबिलिटी है, कोई एक्सपेंडिचर है तो उनकी पेमेंट करेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को यूनिट होल्डर्स में प्रपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया जाएगा। और जब वाइंडिंग अप कंप्लीट होगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप ट्रस्टी शेल फॉरवर्ड टू द बोर्ड, बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा और यूनिट होल्डर को भी इन्फॉर्म करेगा, एक रिपोर्ट देगा जिसमें वो वाइंडिंग अप का पूरा मतलब जो भी उनका प्रोसीजर था, जो भी हिसाब किताब था, जो जो स्टेप्स उसने लिए फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट, है ना, और एक्सपेंडिचर की पेमेंट करने के लिए वो सब उनको बताएगा, और कितना बचा यूनिट होल्डर्स के लिए वो भी बताएगा। और जो भी प्रोविज़न्स हैं इस रेगुलेशन के उनको भी डिस्क्लोज़ करेगा कि उसने कौन कौन से प्रोविज़न्स को फॉलो किया, और रिपोर्ट देगा किसको, बोर्ड को, है ना, इसके बारे में बताएगा। एंड नेक्स्ट देखिए वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम रेगुलेशन 42 जो बताता है कि आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी तो बोर्ड अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी मेजर्स इन्होंने अपनाए वाइंडिंग अप के लिए हैव बीन कंपाइल्ड विद एंड स्कीम सीज टू बी एग्जिस्ट, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा जो भी स्कीम होगी जो एग्जिस्ट कर रही थी, और जो यूनिट्स हैं उनकी डीलिस्टिंग कर दी जाएगी वाइंडिंग अप के बाद, कि जो भी गाइडलाइंस है, प्रोविजंस है, उनको फॉलो कर लिया गया तो फिर यूनिट्स की अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 42A अगर वो लिस्टेड हैं तो उनकी डीलिस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये था कि कुछ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, कि जो म्यूचुअल फ़ंड की अगर कोई न्यू स्कीम लॉन्च करते हैं तो क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं जिनको कि फ़ॉलो करना पड़ता है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।